नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्मृतियाँ गहन होकर सृजनात्मकता का मूल बन जाती हैं। महादेवी वर्मा की कई रचनाएं इस बात का प्रमाण हैं। एक व्यक्ति की आकृति प्रकृति, उसका रंग रूप किस प्रकार से वो अपनी स्मृति के माध्यम से उकेरती हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज कहानीमाला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं महादेवी वर्मा की एक स्मृति पर आधारित महत्वपूर्ण रचना, चीनी फेरीवाला। मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है। कुछ समतल मुख के एक ही सांचे में ढले से जान पड़ते हैं और उनकी एक रास्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़ने जैसी नाक की गठन में भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। कुछ तिरछी, अधखुली और विरल भूरी बरूनियों वाली आंखों की तरल रेखाकृति देखकर भ्रांति होती है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीरकर बनाई गई हैं। स्वाभाविक पीतवर्ण धूप के चरण चिन्ह पर पड़े हुए धूल के आवरण के कारण कुछ ललछहे सूखे पत्ते की समानता पा लेता है। आकार, प्रकार, वेशभूषा सब मिलकर इन दूरदेशियों को यंत्र चालित पुतलों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर भी एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन है। पर आज मुखों की एक रूप समष्टि में मुझे एक मुख आर्द्र नीलिमामयी आंखों के साथ स्मरण आता है, जिसकी मौन भंगिमा कहती है, हम कार्बन की कापियां नहीं हैं, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं तो तुम पढ़कर देखो न। कई वर्ष पहले की बात है। मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी और भूरे कपड़े का गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर निकल रहा था। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वह लौटा जा रहा था। कुछ लेगा मैम साहब? दुर्भाग्य का मारा चीनी। उसे क्या पता कि यह संबोधन मेरे मन में रोष की सबसे तुंग तरंग उठा देता है। मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय हैं, पर यह विजातीय संबोधन मानो सारा परिचय छीनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निराश होकर न लौटना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं विदेशी फॉरेन नहीं खरीदती। हम फॉरेन हैं? हम तो चाइना से आता है। कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पैजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, वह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। मेरी उपेक्षा से उस विदेशीय को चोट पहुंची। यह सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। हमको भाई बोला है तब जरूर लेगा, जरूर हां। होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई। विवश करना पड़ा, कहना पड़ा, देखो तुम्हारे पास है क्या? चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारता हुआ कह चला, बहुत अच्छा सिल्क लाता है सिस्टर, चाइना सिल्क, क्रैप। बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मैचपोश खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा
चलो छुट्टी हुई। इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब कभी इस ओर आने की भूल न करेगा। पर कोई 15 दिन बाद वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुनाता हुआ मिला। मैंने उसे बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा, अब तो मैं कुछ न लूंगी, समझे? चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा से बोला, सिस्टर का वास्ते हैंकी लाता है, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया। हम इसको पाकिट में छिपा के लाता है। देखा, कुछ रुमाल थे, ऊदी रंग के डोरे से भरे हुए किनारों का हर घुमाव और कोनों में उसी रंग से बने नन्हे फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रही थी, जीवन के अभाव की करुण कहानी भी कह रही थी। मेरे मुख के निषेधात्मक भाव को लक्ष्य कर अपनी नीली रेखाकृति आंखों को जल्दी जल्दी बंद करते और खोलते हुए वह एक सांस में सिस्टर का वास्ते लाता है, सिस्टर का वास्ते लाता है दोहराने तिहराने लगा। मन में सोचा, अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा उस चढ़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा, अन्यथा आज यह सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहां जब तब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। चीन का साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है, इसका पता भी उसी चीनी की परिष्कृत रुचि में मिला। नीली दीवार पर किस रंग के चित्र सुंदर जान पड़ते हैं, हरे कुशन पर किस प्रकार के पक्षी अच्छे लगते हैं, सफेद कुर्ते के कोनों में किस बनावट के फूल पत्ते खिलेंगे आदि के विषय में चीनी उतनी ही जानकारी रखता था जितनी किसी अच्छे कलाकार में मिलेगी। रंग से उसका अति परिचय यह विश्वास उत्पन्न कर देता था कि वह आंखों पर पट्टी बांध देने पर भी स्पर्श से रंग पहचान लेता है। चीन के वस्त्र, चीन के चित्र आदि की रंगमयता देखकर भ्रम होने लगता है कि वहां की मिट्टी का हर कण भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ न हो। चीन देखने की इच्छा प्रकट करते ही सिस्टर का वास्ते हम चलेगा कहते कहते चीनी की आंखों की नीली रेखा प्रसन्नता से उजली हो उठी थी। अपनी कथा सुनाने के लिए भी वह विशेष उत्सुक रहा करता था, पर कहने सुनने वाले के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और बर्मी भाषाएं आती थी, जिनके संबंध में अपनी सारी विद्या बुद्धि के साथ मैं आंखों के अंधे नाम नैनसुख की कहावत चरितार्थ करती थी। अंग्रेजी की क्रियाहीन संज्ञाएं और हिंदुस्तानी की संज्ञाहीन क्रियाओं के मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसमें कथा का सारा मर्म बंध नहीं पाता था। पर जो कथाएं हृदय को बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती हैं, वे प्रायः करुण होती हैं और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। चीनी फेरी वाले की कथा भी इसका अपवाद नहीं। जब उसके माता पिता ने मांडले आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधारी, उस अनदेखी मां के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। संभवतः मां ही ऐसा प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में कुछ जानना बाकी नहीं। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य को संसार से बांधने वाला विधाता मां ही है। इसी से उसे न मानकर संसार को न मानना सहज है, पर संसार को मानकर उसे न मानना असंभव ही रहता है। पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन मातृहीनों की यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते न रखते एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खोए। अन्य अबोध बालकों के समान उसने सहज ही अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया।
पर बहन और विमाता में किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था वह इस समझौते को उत्तरोत्तर विषाक्त बनाने लगा। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसी को नहीं, उसके अबोध भाई को कष्ट देकर भी चुकाया जाता था। अनेक बार उसने ठिठुरती हुई बहन की कंपित उंगलियों में अपना हाथ रख उसके मलिन मुख में अपना आंसुओं से धुला मुख छिपा और उसकी छोटी सी गोद में सिमटकर भूख भुलाई थी। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंद कर बंद दीवार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहन की ओर से गीले बालों में अपनी ठिठुरी हुई उंगलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए उसने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहन के फीके गाल पर चुपचाप ढुलक आने वाले आंसू की बड़ी बूंद देखकर वह घबराकर बोल उठा था। उसे कहवा नहीं चाहिए, वह तो पिता को देखना भर चाहता है। कई बार पड़ोसियों के यहां रकाबियां धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। वह था कि कौन सी अंतिम मात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला, इसे अबोध बालक क्या जाने। पर एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी आंख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैली कुचैली बहन का काया पलट करते देखा। उसके सूखे होठों पर विमाता की मीठी उंगली ने दौड़ दौड़ कर लाली फेरी। उसके फीके गालों पर चौड़ी हथेली ने घूम घूम कर सफेद गुलाबी रंग भरा। उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेर घेर कर संवारा और तब नए रंगीन वस्त्रों से सजी हुई उस मूर्ति को एक प्रकार से ठेलती हुई विमाता रात के अंधकार में बाहर अंतर्हित हो गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय ने रोने में शरण पाई। तब वह रोते रोते सो गया, इसका पता नहीं। पर जब वह किसी के स्पर्श से जागा तो बहन उस गठरी भरे भाई के मस्तक पर मुख रखकर सिसकियां रोक रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन खिलौने, पर बहन के दिनों दिन विवर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउडर मला जाने लगा। बहन के छीजते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक करता था, पर वह किससे कहे, क्या कहे, यह उसकी समझ के बाहर की बात थी। बार बार सोचता था पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। उसके स्मृति पट पर मां की कोई रेखा नहीं, परंतु पिता का जो अस्पष्ट चित्र अंकित था उससे उनके स्नेहशील होने में संदेह नहीं रह जाता। प्रतिदिन निश्चय करता कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछेगा और एक दिन चुपचाप उनके पास पहुंच और उसी तरह चुपचाप उन्हें घर लाकर खड़ा कर देगा। तब यह विमाता कितनी डर जाएगी और बहन कितनी प्रसन्न होगी। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सहृदयता कम नहीं रही। इसी से बालक के कोने में सिकुड़ कर खड़ा हो गया और आने वालों से हकला हकला कर पिता का पता पूछने लगा। कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुरा दिए, पर दो एक ने दुकानदार से कुछ ऐसी बात कही जिससे वह बालक को हाथ पकड़कर बाहर ही नहीं छोड़ आया। इस भूल की पुनरावृत्ति होने पर विमाता से दंड दिलाने की धमकी भी दे गया। इस प्रकार उसकी खोज का अंत हुआ। बहन का संध्या होते ही काया पलट, फिर उसका आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों से लौटना, विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैरों से बिछोने से उछलकर उतर आना, बहन के स्थिर हाथों से बटुए का छिन जाना और उसका भाई के मस्तक पर मुख रखकर
स्तब्ध भाव से पड़ रहना आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे। पर एक दिन बहन लौटी ही नहीं। सवेरे विमाता को कुछ चिंतित भाव से खोजते देख बालक सहसा किसी अज्ञात भय से सिहर उठा। बहन उसकी एकमात्र आधार बहन, पिता का पता न पा सका और अब बहन भी खो गई। वह जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरने लगा। रात में वह जिस रूप में परिवर्तित हो जाती थी उसमें दिन को उसे पहचान सकना कठिन था। इसी से वह जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए जाता देखता उसी के पास पहुंचने के लिए सड़क के एक ओर से दूसरी ओर दौड़ पड़ता। कभी किसी से टकराकर गिरते गिरते बचता, कभी किसी से गाली खाता, कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, क्या इतना जरा सा लड़का भी पागल हो गया है? इसी प्रकार भटकता हुआ वह गृहकटों के गिरोह के हाथ लगा और तब उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों से बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि करतब सिखाते हैं, उसी प्रकार वे सब उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंधित सांस से भरे और फटे चिथड़े, टूटे बर्तन और मैले शरीरों से बसे हुए कमरे में बंद कर कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय में पारंगत बनाने लगे। कुत्ते के पिल्ले के समान ही वह घुटनों के बल खड़ा रहता और हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख चुका था कि अभिनय में भी वह बार बार भूल करता और मार खाता। पर क्रंदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा रहता था कि जरा मुंह बनाते ही दोनों आंखों से दो गोल गोल बूंदें नाक के दोनों ओर निकल आती और पतली समानांतर रेखा बनाती और मुंह के दोनों सिरों को छूती हुई ठुड्डी के नीचे तक फैल जाती। इसे अपनी दुर्बल शिक्षा का फल समझकर रौं से काले उदर पर पीला सा रंग बांधने वाला उसका शिक्षक प्रसन्नता से उछलकर उसे एक लात जमाकर पुरस्कार देता। वह दल बर्मी, चीनी, शामी आदि का सम्मिश्रण था। इसी से चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी के सिद्धांत का पालन बड़ी सतर्कता से हुआ करता। जो उस पर कृपा रखते थे उनके विरोधियों का संदेह पात्र होकर पिटना भी उसका परम कर्तव्य हो जाता था। किसी की कोई वस्तु खोते ही उस पर संदेह की ऐसी दृष्टि आरंभ होती कि बिना चुराए ही वह चोर के समान कांपने लगता और तब उस चोर के घर छिछोर की जो मरम्मत होती थी उसका स्मरण करके चीनी की आंखें आज भी व्यथा और अपमान से धक धक जलने लगती थी। सबके खाने के पात्र में बचा उच्छिष्ट एक ताम चीनी के छोटे मेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढककर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली काली बिल्ली के साथ मिलकर खाता था। बहुत रात गए तक उनके नरक के साथी एक एक कर आते रहते और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता हुआ आता है उसे बहुत कुछ मिल गया है। जो स्थिर पैरों को घसीटता हुआ लौटता है वह खाली हाथ है। जो दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता है वह शराब में सब खोकर बेसुध आया है। जो दहली से ठोकर खाकर धम धम पैर रखता हुआ घुसता है उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया है आदि का ज्ञान उसे अनजान में ही प्राप्त हो गया था। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से न हो जाती
तो इस साधना से प्राप्त विद्वत्ता का क्या अंत होता, यह बताना कठिन है। पर संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाता, गज से इस तरह नापना कि जो बराबर भी आगे न बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए। रुपए से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर दे डालना आदि का ज्ञान कम रहस्य में नहीं था। पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के संग उच्छिष्ट सहभोग की आवश्यकता नहीं रही और दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकरों से पुरस्कृत होने की व्यवस्था जारी रही। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया था कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठापूर्वक कर सकता है और किसी का छिपाकर। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसका पता न पा सका। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती हैं और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती हैं। कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं और कभी शराबी की नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। उस रहस्य की सूत्रधारणी विमाता भी संभवतः पुनर्विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कहीं दूर चली गई थी। इस प्रकार उस दिशा में खोज का रास्ता ही बंद हो गया। इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया। फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा और तब अन्य साथियों के साथ उसे इस ओर आने का आदेश मिला। यहां शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा है और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है। चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन को ढूंढ लेने की, जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में है और दूसरी के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। बीच बीच में वह महीनों के लिए बाहर चला जाता था, पर लौटते ही सिस्टर का वास्ते ईल आता है कहता हुआ कुछ लेकर उपस्थित हो जाता। इस प्रकार उसे देखते देखते मैं इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब एक दिन वह सिस्टर का वास्ते कहकर 2 शब्दों की खोज करने लगा, तब मैं उसकी कठिनाई न समझकर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला बुलावा आया है, वह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचे और न बेचने पर मालिक को हानि पहुंचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उसे आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं तो वह मालिक का हिसाब चुकता कर तुरंत देश की ओर चल दे। किसी दिन पिता का पता पूछने पर वह हकलाता था, आज भी संकोच से हकला रहा है। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला? सिस्टर, मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आई। उसका इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसे होगा? मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, इतना अधिक रुपए की चर्चा ही क्या। पर कुछ अपने पास खोज ढूंढकर और कुछ दूसरों से उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया। मुझे अंतिम अभिवादन कर जब वह चंचल पैरों से जाने लगा, तब मैंने पुकार कर कहा, यह गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मित के साथ घूमकर सिस्टर का वास्ते ही कह सका, शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। और आज कई वर्ष हो चुके हैं। चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों वे दोनों भाई बहन मेरे लिए स्मृति पटल से हटते ही नहीं। चीनी की गठरी में से कई थान
मैं अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बनाकर खर्च कर चुकी हूं, परंतु अब भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इन थानों को देखकर खादी भक्त बहन ने आक्षेप किया था, जो लोग बाहर से विशुद्ध खद्दरधारी होते हैं वे भी विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं, इसी से तो देश की उन्नति नहीं होती। तब मैं बड़े कष्ट से हंसी रोक सकी थी। वह जन्म का दुखिया, मातृ पितृहीन और बहन से बिछड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एक मात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मतोष पा गया है, इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन यही कहता है। धन्यवाद। आशा करता हूं स्मृति पर आधारित यह विभिन्न भावों और संवेदनाओं से भरी रचना आपको पसंद आई होगी। आप कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए। यदि आप अभी कहानीमाला की कहानियां सुन पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि कहानीमाला को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आप तक निरंतर बढ़िया कहानियां पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।